नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। बहुत सारे विद्यार्थियों की कमेंट आ रही है, जानना चाह रहे हैं कि स्टेनो के लिए परीक्षा तो हो गई है कि आगे स्टेनो की तैयारी की जाए या नहीं की जाए। तो ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे हैं, उनका मानना है कि उनका पेपर अच्छा गया है। अच्छा कहने का मतलब है कि ठीक-ठाक मार्क्स आ जाएँगे, बट क्या कट ऑफ क्लियर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? उनको आगे की तैयारी के लिए समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो ऐसे ही सारे प्रश्नों के जवाब लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कुल कितने पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई है। तो अगर यहाँ पर पदों की बात की जाए तो यहाँ पर जो नॉन टीएसपी क्षेत्र है वहाँ पर 451 और जो टीएसपी क्षेत्र है वहाँ पर 23 पदों के लिए और टोटल 474 पदों के लिए ये परीक्षा 474 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसके अंदर जो उपस्थिति है वो बहुत कम रही है। काफ़ी कम विद्यार्थियों ने इस परीक्षा को दिया है, क्योंकि इस परीक्षा के लिए टोटल, अगर हम इस परीक्षा की बात करें तो इस परीक्षा के लिए लगभग 1,60,000 विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे, 1.6 लैक्स की रजिस्टर्ड थे, लेकिन लगभग सिर्फ 46,000 के आसपास ही विद्यार्थियों ने उपस्थिति दी है। तो केवल और केवल 46,000 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा के लिए उपस्थिति दी है। तो काफ़ी कम विद्यार्थी होते हैं 46,000, और उन्होंने काफ़ी कम विद्यार्थियों ने इसके लिए उपस्थिति दी है। अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो अभी कुछ समय पहले आईए का एग्ज़ाम हुआ था, जिसके अंदर 3,500 वैकेंसी के आसपास थी, और उसके अंदर भी 80,000 विद्यार्थियों ने उपस्थिति दी थी, और जिसकी भी कट ऑफ है वो 74-75 मार्क्स सिर्फ प्री एग्जामिनेशन में गई थी। तो उसकी भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई थी। और अगर आप पुराने एग्जाम्स में भी देख लें, जिसके अंदर जेआरए हो जाता है, जूनियर अकाउंटेंट हो जाता है, जहाँ पर आप ये बिल्कुल सोच ही नहीं सकते कि अकाउंटेंसी का पेपर दूसरे बिना अकाउंटेंसी के फील्ड के विद्यार्थी कैसे अच्छा कर लेंगे। तो दूसरे जो साइंस के या आर्ट्स के विद्यार्थी थे, उन्होंने भी इस परीक्षा में जगह बनाई और कट ऑफ को जूनियर अकाउंटेंट जैसी परीक्षा की कट ऑफ को भी काफ़ी ऊपर ले गए। जहाँ पर अकाउंटेंसी का ही पेपर आता है दूसरा, उसके अंदर भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ले गए। तो ये मायने नहीं रख रहा है कि यहाँ पर 46,000 उन्होंने उपस्थिति दी है, क्योंकि आईए के एग्जामिनेशन में 80,000 ने उपस्थिति दी थी, 3,500 वैकेंसी थी। उसके बाद भी जो उसकी कट ऑफ है वो प्री के लिए ही 74-75 मार्क्स के आसपास गई है। तो कट ऑफ दिन ब दिन ज़्यादा जा रही है। आप चाहे सीईटी 2023 का एग्ज़ाम उठा लीजिए, जहाँ पर 15 गुना विद्यार्थियों का चयन होना था एलडीसी की परीक्षा के लिए, और उसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पर भी 15 गुना जूनियर अकाउंटेंट के लिए चयन होना था। तो सारी कोचिंग वाले जितने भी हैं, सभी के अनुमान फेल हो गए थे, धराशायी हो गए थे। किसी भी कोचिंग वाले ने उस अनुमान के आसपास तक की भी कट ऑफ नहीं बताई थी। तो कट ऑफ का अनुमान लगाना बहुत एक मुश्किल, कहें काफ़ी मुश्किल होता है, बिल्कुल सही नहीं लगाया जा सकता कट ऑफ का अनुमान, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि जो विद्यार्थी बैठे हैं उनका पेपर कैसा गया है, उन सभी विद्यार्थियों का पेपर किस तरीके का गया है। अगर पेपर के लेवल की बात करी जाए तो पेपर के लेवल से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पेपर मुश्किल भी आ रहा है। ऐसा मानकर चलते हैं कि परीक्षा के बाद पेपर मुश्किल आया है, तो भी पता नहीं विद्यार्थी उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। बट अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें तो कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके अंदर कट ऑफ किसी भी कारण से कम चली गई हो, चाहे कोई भी कारण रहा हो, चाहे कम विद्यार्थी बैठे हो, कम उपस्थिति रही हो, चाहे पेपर मुश्किल आया हो, ये सारे कारण अब नगण्य होते जा रहे हैं कट ऑफ के सामने। कट ऑफ दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। और आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए कि परीक्षा के बाद जो विद्यार्थी प्रतिक्रिया देते हैं, यह प्रतिक्रिया देने वाले विद्यार्थी जो होते हैं, वो ऐसे विद्यार्थी बहुत कम होते हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा गया हो। वो अपनी प्रतिक्रिया कभी नहीं देते, वो दूसरों की प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, दूसरों की प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, पर अपनी प्रतिक्रिया कभी नहीं बताते कि उनका कैसा गया है। उनका काफ़ी अच्छा गया हुआ होता है, बट वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर करते हैं। वो फेक पोल्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, पोल्स पर भी गलत मार्किंग करते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जिनका पेपर वाकई बहुत अच्छा गया होता है, उनको जिनको उम्मीद हो जाती है, तो वो अपनी प्रतिक्रियाएं जनरली हर प्लेटफॉर्म पर नहीं देते हैं। प्रतिक्रिया वही विद्यार्थी देते हैं जिनको थोड़ी उम्मीद रहती है, जो कट ऑफ के आसपास होते हैं। तो ज़्यादातर वही विद्यार्थी होते हैं जो कट ऑफ के आसपास होते हैं।
तो कट ऑफ के आसपास जो विद्यार्थी होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन्हीं की आती है, सबसे ज़्यादा पोल में पार्टिसिपेट वही करते हैं। और जो सबसे बड़ा जो कंपटीशन होता है, सबसे बड़ी चिंता उन्हीं को रहती है कि हम बिल्कुल नज़दीक हैं, क्या हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक-एक नंबर से कई-कई विद्यार्थियों का अंतर आ जाता है, एक-एक नंबर के अंदर ही कई-कई हज़ारों विद्यार्थियों बाहर हो जाते हैं और एक-एक नंबर से कई हज़ारों विद्यार्थी अंदर हो जाते हैं। तो प्रतिक्रिया देने वाले ऐसे विद्यार्थी आपको नहीं मिलेंगे, ना ही बताने वाले होंगे कि जिनका पेपर अच्छा गया है, तो वो हमेशा मौन रहते हैं, वो अंतिम समय तक रिज़ल्ट का वेट करते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएँ नहीं देते। इस वजह से आप ये मानकर चलें कि आपको सही अनुमान तो मिल ही नहीं पाएगा, आप चाहे किसी से भी बात कर लें, चाहे कितने भी पोल्स को देख लें, तो ये सब नगण्य बातें हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अनुभव के आधार पर जो मुझे लगा, मेरे अनुभव के आधार पर, उस आधार पर मैंने यहाँ पर आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करी है। हो सकता है किसी विद्यार्थी को ये पसंद आए या नहीं आए, आपके कमेंट्स का स्वागत है। आप अपनी राय रखना चाहें तो कमेंट्स देकर रख सकते हैं। पर ये मेरी अनुभव के तौर पर एक राय है, जैसा विद्यार्थी को मैं इतना अच्छे से करीब से जानता हूँ कि कौन अपनी प्रतिक्रिया देता है सही से, कौन नहीं देता है, पेपर कौन मुश्किल बताता है, कौन हार्ड बताता है। तो ये सब बातें विद्यार्थी से विद्यार्थियों पर भिन्न-भिन्न मिलती हैं। तो अगर हम बात करी जाए तो वैकेंसीज़ यहाँ पर काफ़ी कम है, अगर उपस्थिति कम है तो वैकेंसीज़ भी यहाँ पर कम हैं। और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी की बात करोगे, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, वहाँ पर तो कैटेगरी के हाथ में तो 10 से 15 सीट तक ही आ रही हैं। मतलब अगर किसी-किसी कैटेगरी में देखा जाए तो उसके अंदर 10 से 15 सीट्स ही उसको मिल पा रही हैं। तो रिज़र्वेशन कैटेगरी में भी ज़्यादा सीट्स नहीं हैं। बात ये नहीं है कि आपने पहले प्री क्वालीफाई कर लिया, आप 15 गुना की लिस्ट में आ गए। कोई भी एग्ज़ाम आपका पूरी लास्ट स्टेज तक क्वालीफाई होना चाहिए, तभी उसका मतलब निकलता है। आप 15 गुना की लिस्ट में अपनी जगह बना पा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं करेगा, पर आप आखिरी चरण तक सारी परीक्षाओं को पास करके जो मेन लिस्ट है, जो कि 474 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, उसमें अपनी जगह बना पाते हो, ये बहुत मायने रखता है। आपको इस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी कि आप अपनी जगह इस 474 में बना लें। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को हतोत्साहित करने का नहीं है, बट आपको सही यहाँ पर जानकारी देना है और सही बात रखना है, जिससे आप अ, अवगत रहें और आने वाले परीक्षाओं में और अपनी तैयारी को और अच्छी धार दे सकें और उसको अच्छा कर सकें, ताकि ऐसी स्थिति ना आए कि हमें कट ऑफ के आसपास रहना पड़ रहा है, हम एकदम सेफ साइड में आ जाएं। उस स्थिति को बताने के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आप देखें तो वैकेंसीज यहाँ पर काफ़ी कम हैं। अगर 15 गुना भी सिलेक्ट करते हैं तो 15 गुना में इतने विद्यार्थी, यहाँ पर लगभग 7,000 से 7,500 विद्यार्थियों का जो अगली चरण की परीक्षा है उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ही रखी गई थी। तो ऐसा होता है कि यहाँ पर 12th का जो बच्चा है, 12th के बच्चे से लेकर जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है, मास्टर डिग्री तक मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर डिग्री कर रखी है, उन सभी ने ये एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल किया है। तो जो 12th का बच्चा होता है, हो सकता है कि उसको पेपर मुश्किल लगा हो। 12th में भी 3 स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस का स्टूडेंट होता है, आर्ट्स का होता है और कॉमर्स का होता है। तो अलग-अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भरते हैं, तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उनको पेपर साइंस का जो पार्ट है वो करने में आसानी हो गई हो, और आर्ट्स का स्टूडेंट है उसको पेपर बहुत मुश्किल लगा हो, क्योंकि उसकी साइंस इतनी स्ट्रांग होती नहीं है। तो उसको ये थोड़ा पार्ट मुश्किल लगा हो साइंस वाला। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बहुत भिन्न-भिन्न जो भिन्न-भिन्न जिनका माध्यम रहा है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उन सभी फील्ड के विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। तो हो सकता है कि किसी को ये मुश्किल लगा हो, किसी को आसान लगा हो, और आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़ाहिर तौर पर ये मुश्किल लग सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर साइंस का जो पार्ट था, साइंस के जो क्वेश्चन थे वो अच्छे खासे लेवल के पूछे गए थे। तो ये डिपेंड करता है कि अ, विद्यार्थी से विद्यार्थी पर डिपेंड करता है कि उनका जो शैक्षणिक बैकग्राउंड था वो किस स्ट्रीम में था, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर वेरिएशन आ जाता है। और उसके अलावा अगर ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स ने भरा है और जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको काफ़ी आसान रहता है, और जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है उन्होंने भी फॉर्म भरा है, तो उनको भी काफ़ी आसानी हो सकती है, क्योंकि 12th से लेके मास्टर डिग्री तक कोई भी भर सकता है, और 21 साल से लेकर 40 साल तक कोई भी इसको भर सकता है। तो इतनी बड़ी रेंज है, हर तरह के विद्यार्थी इसके अंदर परीक्षा को दे रहे हैं। तो इसलिए ये अनुमान लगा पाना कि पेपर सभी के लिए मुश्किल रहा, सभी के लिए आसान रहा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है।
ऐसा तो है नहीं कि साइंस के बच्चों ने एग्जाम दिया हो, 12th क्लास में पढ़ते थे, उन्होंने एक ही पेपर दिया, उससे अनुमान लगा जाए। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न शैक्षणिक स्तर के लोगों ने इस परीक्षा में भाग लिया है और सभी परीक्षाओं में लेते हैं। तो पेपर का जो स्तर है वो किसी को मुश्किल लग सकता है, किसी को आसान लग सकता है और किसी को मीडियम लग सकता है, तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्टेनो परीक्षा की जो स्कीम है, उसका जो प्रथम चरण है वो आयोजित हो चुका है। प्रथम चरण के अंदर ये 3-3 घंटे की जो परीक्षा है, यहाँ पर इसके अंदर 50-50 अंक की ये परीक्षा हुई थी। टोटल मिला के 100 अंक की ये परीक्षा हो चुकी है। उसके अलावा सामान्य हिंदी इसके लिए 3 घंटे का समय और ये भी 100 अंक की परीक्षा हो चुकी है। तो टोटल यहाँ तक अभी तक आपके 200 अंक की परीक्षा ये पूर्ण हो चुकी है और आपकी जो कट ऑफ है वो इन 200 नंबर्स में से ही दूसरे चरण के लिए डिसाइड होने वाली है। तो यहाँ पर अगर एक प्रश्न की बात करें तो उसका जो नंबर हो जाता है वो 0.67 के करीब एक क्वेश्चन के मार्क्स हो जाते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे गए थे और जो 150 प्रश्न हैं उनका जो अंक निर्धारण किया गया है वो 100 मार्क्स निर्धारित किया गया है। तो इस हिसाब से एक प्रश्न का जो निकलता है नंबर वो 0.67 निकलता है। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं लेकिन उसकी नंबरिंग बहुत कम कर रखी है, तो उससे भी बहुत अंतर आ जाता है। और अब जो आगे आपका द्वितीय चरण होने वाला है, जिन भी विद्यार्थियों को द्वितीय चरण में भाग लेने का मौका मिलेगा, उनको इसके अंदर क्या है कि अगर आपने अंग्रेजी का यहाँ पर चूज किया हुआ है तो अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षण होगा। इसके लिए परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट का श्रुतिलेख होगा, जिसके लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे और जो गद्यांश है उसको कंप्यूटर पर लिखने के लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे और ये 100 नंबर का होगा। उसके बाद जो हिंदी जिन्होंने चूज किया है, हिंदी आशुलिपिक जिन्होंने चूज किया है, उनको भी 100 शब्द प्रति मिनट का श्रुतिलेख होगा, 10 मिनट का समय दिया जाएगा। गद्यांश को कंप्यूटर पर हिंदी पर प्रतिलेखन किया जाएगा, जिसके लिए आपको 70 मिनट का समय दिया जाएगा और उसके लिए भी 100 अंक निर्धारण किए गए हैं। तो इस प्रकार करके आपकी जो पूरी परीक्षा है वो 400 नंबर की हो जाती है। तो जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी 400 नंबर में से आएगी। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि फाइनल कट ऑफ किस स्तर तक जा सकती है। तो स्टेनो की जो द्वितीय चरण है, पहले उसकी जानकारी यहाँ पर देख लीजिए कि इसके अंदर सबसे पहले जो है उसके अगर अंदर देखा जाए तो कुल अनुमानित संख्या का 15 गुना के विद्यार्थियों का इसमें चयन किया जाएगा। चरण फर्स्ट में जो भी क्वालिफाई करेंगे उसके अंदर 15 गुना को किया जाएगा। न्यूनतम आपको 40% अंक यहाँ पर लेकर आने पड़ेंगे द्वितीय चरण में जाने के लिए। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो 40% नहीं लिया में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं, इतने अंक नहीं ला पा रहे हैं, तो उनको शिथिलता देने का भी यहाँ पर प्रावधान है। तो 15 गुना तक का विचार की समय सीमा शिथिलता रहेगी। तो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहाँ पर शिथिलता देने का भी प्रावधान है। वो आपको जो ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है, बोर्ड किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जिसने शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड के पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के चरण 2 में वैकल्पिक प्रश्न पत्र में 20% से अधिक भूल गलती की हो। तो अगर आपकी द्वितीय चरण में 20% से अधिक गलती हो रही है तो आपको आगे के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। तो ये नया रूल है जो कि इसका सबसे मुश्किल पार्ट इन्होंने जोड़ दिया है। लेकिन अगर आप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों प्रवर्ग के अभ्यर्थी को चरण द्वितीय में वैकल्पिक प्रश्न पत्र में अधिकतम अनुज्ञात भूल गलती में 5% तक की शिथिलीकरण दिया जाएगा। तो आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5% तक का शिथिलीकरण दिया जाएगा, उसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को ही दिया जाएगा। यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाए कि किसी भी प्रवर्ग में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो बोर्ड चरण द्वितीय की अधिकतम अनुज्ञात भूल गलती को 5% तक और शिथिल कर सकेगा। अगर ऐसा होता है कि विद्यार्थी मिल ही नहीं रहे उन्हें, तो उसके अंदर जो 20% का जो क्राइटेरिया रखा है उसके अंदर बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा 5% की शिथिलता और दे सकता है। कुल मिला के 15% तक की गलतियां आपकी चल सकती हैं, लेकिन ये उस केस में है जब विद्यार्थी नहीं मिल पाए, उसके बाद ही 15% पर ये आएंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। और यहाँ पर दूसरा है परीक्षा चरण 1, परीक्षा चरण 2 में किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक उनके अंतिम योग्यता क्रम को अवधारित करने के लिए गिने जाएंगे। अगला है, जो अभ्यर्थी हिंदी में आशुलिपिक परीक्षण का विकल्प चुनते हैं उनको नियुक्ति के पश्चात अंग्रेजी आशुलिपिक और विपर्यन सीखने की अपेक्षा की जाएगी और परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी के कौशल परीक्षण के माध्यम पर विचार किए बिना कार्यालय की कृत्यात्मक आवश्यकता के अनुसार अभ्यर्थी को अंग्रेजी हिंदी के शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड के रूप में कार्य करना होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी उसके लिए। अगला है
पेपर का जो देखा जाए स्तर, उस पर बात कर लेते हैं, परीक्षा का क्या स्तर रहा। तो सबसे पहले देखें तो जीके और जीएस का स्तर यहाँ पर देख लेते हैं। तो जीके और जीएस के स्तर की बात करें तो यहाँ पर सही मायने में 30 से 40 क्वेश्चन हैं, वो काफ़ी हार्ड थे, मुश्किल लगे, ज़्यादातर विद्यार्थियों को मुश्किल लगे। पर यहाँ पर इन 30-40 प्रश्नों को हटा दिया जाए तो 90 से 100 क्वेश्चन हैं जिनको पढ़ने वाला विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है वो इनको अटेम्प्ट कर सकता था। क्योंकि इन दिनों जो आरएसएसएमबी द्वारा परीक्षाओं के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस लेवल के वो पूछे जा रहे हैं उसी लेवल का लगभग लगभग ये पेपर था। तो 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई दिक्कत नहीं थी कि वो 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में इसमें अटेम्प्ट कर लें। और काफ़ी विद्यार्थियों ने आसानी से 90 और 100 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किए भी हैं, चाहे वो खुलकर बताएं या नहीं बताएं, बट 90-100 काफ़ी विद्यार्थियों ने इस पेपर में आसानी से स्कोर किए हैं। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की बात कर ली जाए तो इसके अंदर देखा जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन मुश्किल थे, जहाँ पर गलती हुई। खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी आसान रही, उन्हें इंग्लिश में दिक्कत आई, और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश ठीक लगी, थोड़ी दिक्कत हिंदी में आई। तो इस तरीके से ये पूरा पार्ट बैलेंस हो गया हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बीच में। लेकिन फिर भी देखा जाए तो विद्यार्थी 100 से 110 क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से अटैम्प्ट कर पा रहे थे। इतनी मुश्किल नहीं आ रही थी, क्योंकि ऑप्शंस से भी हमारी जो समझ डेवलप होती है, हम समझ से ऑप्शन देखकर भी कई बार सही अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। कई बार हमें आता नहीं है, पर ऑप्शंस का मिलान करना होता है, उस हिसाब से हम कई चीज़ों को सही कर लेते हैं अपनी मानसिक क्षमता के आधार पर। तो इस करके जो हिंदी इंग्लिश का पेपर है वहाँ पर भी विद्यार्थियों ने 100-110 क्वेश्चन आसानी से यहाँ पर कर लिए। अब मैं बात करूँ कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो नंबर या क्वेश्चंस यहाँ पर सही हुए हैं, तो ऐसे बहुत विद्यार्थी हैं जो 160 से और 180 क्वेश्चंस की करेक्ट रेंज में हैं। तो सबसे ज़्यादा चिंतित यही विद्यार्थी हैं, क्योंकि यही असमंजस में है कि क्योंकि इनका होगा कि नहीं होगा। क्योंकि 160 और 180 की क्वेश्चंस करेक्ट करने वाली रेंज में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कहते हैं कि मधुमक्खी का जो गुच्छा है यहीं पर बना हुआ है, और कट ऑफ जो क्लियर करेगी तो यहाँ पर एक एक नंबर या एक एक क्वेश्चन के अंदर ही कई विद्यार्थियों का अंतर आ जाएगा। इस रेंज के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं उनका एक एक दो दो नंबर में भी कई विद्यार्थियों का अंतर उनको आ जाएगा। और ये बिल्कुल बाउंड्री वाले स्टूडेंट्स हैं जो पूरी तरीके से अभी असमंजस में है। 160 से 180 क्वेश्चन करेक्ट करने वाले बहुत ज़्यादा असमंजस में है कि इनका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस रेंज में ज़्यादातर विद्यार्थी इसी रेंज के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं जिनके 160-180 के बीच में प्रश्न सही हो रहे हैं, और इनको लग भी रहा है कि इनका होगा, और ये बाउंड्री पर भी है। पर इसके अंदर बात यही है कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इसी रेंज के अंदर यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और ऐसे विद्यार्थी जिनके 210 क्वेश्चन से ज़्यादा करेक्ट हैं, वो चरण दूसरे के लिए एकदम निश्चिंत रह सकते हैं। उनको दूसरे चरण में आसानी से उनका सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जिन्होंने 210 क्वेश्चन सही कर लिए हैं, तो वो दूसरे चरण के लिए एकदम निश्चिंत होकर अपनी तैयारी को रख सकते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली जो बात है कि जो अनुमानित कट ऑफ है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है स्टेनोग्राफर की, वो नॉन टीएसपी के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये मेरा एक अनुमान है। हो सकता है इससे थोड़ी बहुत कम चली जाए, इससे भी थोड़ी बहुत कम जा सकती है जाने को, पर इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। हो सकता है कि इससे जो कम है उसके अंदर 5-10 मार्क्स यहाँ पर कम हो जाएं। तो ये मार्क्स बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं यहाँ पर मार्क्स बता रहा हूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मार्क्स हैं। तो हो सकता है कि इससे 5-10 मार्क्स नीचे चली जाए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपके 132 या 140 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। फीमेल कैटेगरी में 125 से 130 क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो 125 से 130 अगर आपके बन रहे हैं तो आप कट ऑफ कर सकते हैं क्लियर। और अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो 118-125 तक करेक्ट हैं तो क्लियर हो सकती है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जनरल में 105 और 110 हैं, तो आप क्लियर कर सकते हैं। और फीमेल में 90 से 95 क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एसटी जनरल कैटेगरी में हैं तो यहाँ पर 95 से 100 तक आपके अगर हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो 85 से 95 तक आप क्लियर कर सकते हैं। 85 से 95 तक आपका क्लियर हो सकता है। अगर ओबीसी में हैं तो इस रेंज में 128 और 136 128 से 136 की रेंज में आप क्लियर कर सकते हैं। फीमेल 118 से 125 की रेंज में क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एमबीसी कैटेगरी में हैं तो आप 120 125 अगर मार्क्स बन रहे हैं तो इस रेंज में आपके क्लियर होने की संभावना है। उसके बाद फीमेल का 110 और 115 के मार्क्स के बीच में क्लियर करने की संभावना है। तो ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ है। अगर टीएसपी की बात करें तो अगर आपके
120 प्लस मार्क्स हो रहे हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अगर आप टीएसपी से बिलोंग कर रहे हैं, टीएसपी एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो 120 प्लस मार्क्स हो रहे हैं तो आपकी कट ऑफ यहाँ पर क्लियर होने की संभावना है। बाकी ये दूसरी कैटेगरी में विडो डाइवोर्स कैटेगरी है तो यहाँ पर सीट तो काफ़ी कम है, एक सीट है, बट 15 गुना को लिया जाएगा। अगर एक सीट भी है तो 15 विद्यार्थियों का यहाँ पर चयन होगा। तो जितने भी एक्स सर्विस मैन हैं या फिर विडो डाइवोर्स कैंडिडेट्स हैं या फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, अगर वो मिनिमम क्वालिफाई कट ऑफ जो कि 40% रखी गई है, अगर उसको क्लियर कर पाते हैं तो उन्हें आगे के लिए द्वितीय चरण के लिए मौका मिल सकता है। तो अगर आपके 40% से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो आपको द्वितीय चरण के लिए आसानी से मौका मिलने की पूरी संभावना है। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ है मेरी तरफ से। ये संभावित है, हो सकता है कि इससे 5-10 नंबर और नीचे चली जाए, बट इससे ज़्यादा जाने की संभावना मुश्किल है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि स्टेनो की तैयारी करूं या ना करूं। तो कट ऑफ जानने के बाद, अनुमानित कट ऑफ से अंदाज़ा लगने के बाद या फिर अपना पेपर देखने के बाद सबसे बड़ा डाउट यही आ रहा है कि मुझे स्टेनो की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मैं किसी विद्यार्थी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ नया सीखना चाह रहे हैं तो आपको हमेशा सीखते हुए रहना चाहिए। आपको नई नई चीज़ें सीखने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है, आपको स्टेनो करना है तो आप ज़रूर सीखें, लेकिन स्टेनो की तैयारी अगर आप ये कर रहे हैं और आपको कैरियर के हिसाब से कर रहे हैं तो आपको कई जो दूसरे पहलू हैं उनका भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। तो उन पहलुओं की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप सीखना चाह रहे हैं, आगे आपको बहुत और मौके मिलेंगे स्टेनो को एग्जामिनेशन देने के लिए, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में स्टेनो का फॉर्म निकलता है तो वहाँ पर भी आपका सीखा हुआ काम आएगा, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है, सीखा हुआ है, कभी वेस्ट नहीं जाता है। तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या नए से नए सीखते हुए रहना है। पर सीखने के साथ साथ दूसरे जो पहलू होते हैं उन पर भी ध्यान में रखना होगा। तो वो पहलू आपको ही बेटर पता होता है, आपको ही अच्छे से पता होता है, तो आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेनो की तैयारी का डिसीजन खुद से लेना होगा। मैं यहाँ पर कुछ पहलू हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात की जाए कि परीक्षा में इतनी कम उपस्थिति का जो मुख्य कारण है, तो आपने इस पर गौर किया होगा कि इतने कम परीक्षार्थी क्यों इस परीक्षा में आए हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण ही ये द्वितीय चरण है जो कि स्टेनो है। ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इतनी कम उपस्थिति रही है। इसका कारण ये नहीं है कि विद्यार्थी परीक्षा से डर गए या फिर वो उनको सेंटर दूसरी जगह दे दिए तो वो आ नहीं पाए। तो ऐसे कोई भी कारण नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है, ऐसे ऐसे विद्यार्थी जो कि अच्छे हैं, जीके और जीएस जिनकी बहुत अच्छी है, वो भी इस परीक्षा को देने नहीं आए। जिनकी जीके और जीएस की तैयारी और हिंदी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी, बहुत अच्छे लेवल पर है, और अगर वो इसमें और इसके अंदर अगर 20-30 हज़ार ऐसे विद्यार्थी सम्मिलित हो जाते तो कट ऑफ को पता नहीं कहाँ ले जाते। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी जो पेपर का जो पैटर्न है, जो कि हिंदी इंग्लिश पूछा गया है, और जो पहला पेपर है जो कि जीके और जीएस है, उनकी तैयारी विद्यार्थियों की बहुत अच्छी है, पर ऐसे विद्यार्थी भी पेपर देने नहीं आए। उसका सबसे बड़ा कारण जो जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो है कि इसका जो द्वितीय चरण है स्टेनो, इसी की वजह से वो नहीं आए, क्योंकि उनकी तैयारी स्टेनो की है नहीं। अगर उन्होंने पहला पेपर पास भी कर लिया, ये पहला चरण पास भी कर लिया, तो वो स्टेनो नहीं कर पाएंगे। यह सोचकर ज़्यादातर विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं आए। उन्होंने फॉर्म तो भर दिया था, अपनी परीक्षा उस समय देखेंगे उस हिसाब से, पर अभी इस समय निरंतर कई परीक्षा आरएसएमबी द्वारा ली जा रही है, तो वो अपना समय को ध्यान में रखते हुए, अपना समय ना खराब करने की चिंता से इस परीक्षा को देने नहीं आए, और यह सोचकर कि उनको द्वितीय चरण में सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि उनका स्टेनो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से नहीं देने आए। तो परीक्षा में इतनी कम उपस्थिति का जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, वो है इस परीक्षा का द्वितीय चरण जो कि स्टेनो है। तो स्टेनो वाला पार्ट इसका मुख्य कारण है जिसकी वजह से नहीं आए। और जिन्होंने भी परीक्षा दी उनमें भी स्टेनो काफ़ी कम को महारत हासिल है। तो जिन्होंने भी परीक्षा दी है उसमें भी ऐसे विद्यार्थी काफ़ी हैं जिनको स्टेनो में महारत हासिल नहीं है। तो ऐसे काफ़ी कम विद्यार्थी हैं जिनको क्या है, स्टेनो में महारत हासिल है, जो कि स्टेनो को तैयारी कर रहे हैं और स्टेनो निकाल लेंगे। पर हो सकता है कि उनका जीके जीएस का पेपर अच्छा ना गया हो, जिनकी स्टेनो में महारत हो, तो इस तरीके से काफ़ी मुश्किल उनको आ सकती है। पर ऐसे भी विद्यार्थियों ने दिया है जिनका स्टेनो बिल्कुल ज़ीरो है, और जिनको नहीं आती उन्होंने भी किया और उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो अब वो दुविधा में फंस गए हैं कि स्टेनो नहीं आती लेकिन मार्क्स उनके अच्छे आ रहे हैं, अब तैयारी करूं कि नहीं करूं। तो काफ़ी विद्यार्थी हैं कि बस प्रैक्टिस के फॉर्म में ही, ऐसे विद्यार्थी प्रैक्टिस के फॉर्म में परीक्षा देकर आए हैं। तो अलग अलग तरह के विद्यार्थी, एक विद्यार्थी ऐसा है जिसकी स्टेनो वाकई बहुत अच्छी है, उसने ही पेपर दिया है। काफ़ी विद्यार्थी परीक्षा देने इसीलिए नहीं आए क्योंकि उनको अगला वाला जो पार्ट है स्टेनो, उसमें दिक्कत आती, और काफ़ी विद्यार्थी हैं वो परीक्षा का पैटर्न देखने, अपनी जो तैयारी है उसकी जांच करने के हिसाब से
परीक्षा देने आ गए कि परीक्षा देकर देख लेते हैं कि उनके कितने इस परीक्षा में सही हो रहे हैं, पर उनको बिल्कुल भी स्टेनो नहीं आती है। तो इस तरह के 3 कैटेगरी के विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है। अब उसके बाद वो जो विद्यार्थी हैं जो अपनी परीक्षा की तैयारी देखने आए थे और उनका पेपर यहाँ पर अच्छा चला गया है, अब उनको दुविधा हो रही है कि हम स्टेनो करें या नहीं करें। सबसे बड़ी दुविधा उनको ही हो रही है कि हम स्टेनो करें, नहीं करें। तो आम तौर पर अगर मैं बात करूँ स्टेनो सीखने के लिए 3 से 6 महीने का समय लगता ही लगता है। यहाँ पर 3 से 6 महीने में आप बेसिक स्टेनो ही सीख पाएँगे, जितना मुझे जानकारी है। लेकिन आपको स्टेनोग्राफर में महारत हासिल करने के लिए कम से कम 1-2 साल का समय लग जाता है। ये विद्यार्थी से विद्यार्थी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हो। तो अगर एक उसकी बात की जाए एवरेज की, तो किसी को 1 साल और किसी को 2 साल तक महारत हासिल करने में लग जाता है। 3 से 6 महीने में आप बेसिक ही समझ पाते हैं। और अब शुद्ध लेखन पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी 20% से ज़्यादा गलतियाँ स्वीकार्य नहीं होंगी, तो उसमें और भी समस्या आने वाली है। अगर आपकी 20% से ज़्यादा गलती होती है तो सीधा-सीधा ही आपको बाहर कर दिया जाएगा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके अंदर 5% की शीतलता है, 15% तक हो सकता है हो जाए। तो इसके अंदर अब जो करेक्शन होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, उसका भी यहाँ पर बहुत ध्यान रखा गया है। तो आप ये जानकर चल लीजिए कि इतना समय आपको लगेगा ही लगेगा। और ध्यान रखें कि जो स्टेनो सीखने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहनी ज़रूरी है। अगर आप स्टेनो कर रहे हैं तो आपको डेली इसको टाइम देना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपकी बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। तो एक तरह की लिपि होती है स्टेनो, उसको आपको सीखना पड़ेगा, फिर उसको डेली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी आप सीख पाओगे। अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हो तो ऐसे विद्यार्थियों से बात कर सकते हो जिनकी स्टेनो में क्या है, महारत हासिल है, अच्छे से स्टेनो कर रखे हैं। उन विद्यार्थियों से आप बात कर सकते हो या किसी इंस्टीट्यूट में के एक्सपर्ट से जाके मालूम कर सकते हो कि वो कितने समय में आपको सिखा देंगे। वो तो आपको आइडिया देते हैं, सीखने की जो कैपेबिलिटी है वो हर विद्यार्थी से विद्यार्थी पर भिन्न-भिन्न रहती है, सबकी थोड़ी-थोड़ी अलग-अलग हो जाती है। तो स्टेनो की जो परीक्षा है आप जानते हो कि अभी 4-5 महीने का समय तो इसमें लग ही जाएगा। उस हिसाब से आप देख लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी जो है कम से कम 4-5 महीने का तो समय है। इस 4-5 महीने में अगर आप इसमें पारंगत हो पाते हैं स्टेनो की तैयारी में, तो आप इसमें बढ़ सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं आगे की परीक्षाओं के लिए, भविष्य की परीक्षाओं के लिए, तो ज़रूर सीखें। तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, पर इतना समय लग ही जाता है स्टेनो को सीखने में। अब दूसरी बात ये है कि तैयारी करें कि नहीं करें। अगर आप शुरू से स्टेनो की तैयारी पहली बार कर रहे हैं और आगामी दिनों में आपकी और भी परीक्षाएं हैं, तो आपको बाकी परीक्षाओं की तैयारी से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या यही आएगी कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं और आप स्टेनो पर ध्यान देना चाह रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपकी दूसरी जो परीक्षाएं जिनकी आप तैयारी कर रहे हो उनको सीधा सीधा ये इफेक्ट करेगी, क्योंकि आपको स्टेनो को बहुत टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो स्टेनो का है वो 3-4 महीने में हो जाएगा, तो आपको दिन रात स्टेनो की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर आप उस लेवल पर पहुंच पाओगे। क्योंकि एक तो टाइपिंग भी इसमें करनी है और श्रुति लेख भी करना है, तो इतना आसान होता नहीं है उतने वर्ड्स को, और वो भी एरर फ्री, गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो मुश्किल आती है। पर कहते हैं कि मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा होने को तो। लेकिन आपको दिन रात उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी जो दूसरी परीक्षाएं हैं उन पर आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं रख पाओगे, ये बिल्कुल सत्य है। अगर मैं बात करूं, अगर आपके 125 से लेकर 135 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो अभी आप दिन के 2-3 घंटे का समय स्टेनो की तैयारी को दे सकते हो, जिससे आपको बेसिक क्लियर हो जाए और रिजल्ट आने के बाद पूरा समय देकर अपनी तैयारी को ज़्यादा धार दे सकें, और साथ ही साथ अन्य जो परीक्षाएं हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित रखें। क्योंकि शुरू से स्टेनो की तैयारी करने वालों के लिए ये चरण द्वितीय होता है, वो आसान नहीं होता है। अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो द्वितीय चरण आसान नहीं है, इसलिए आप अपनी दूसरी जो परीक्षाएं हैं जहां पर आपका सिलेक्शन हो सकता है उन पर भी ध्यान केंद्रित रखें। अगर आपके इतने मार्क्स हो रहे हैं तो धीरे धीरे बेसिक सीखते रहें, और जब आपका हो जाए तो उसके बाद आप पूरी ताकत इसमें लगा सकते हैं, पूरा दिन इसमें लगा सकते हैं। फिर आगे जो भगवान की मंजूरी होगी आपके लिए, वो आपके लिए आपकी किस्मत जो होगी वो आपका डिसाइड करेगी। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके 145 से 155 तक मार्क्स बन रहे हैं और स्टेनो पहली बार कर रहे हैं, अगर आप 3-4 महीने में स्टेनो कर सकते हैं तो आपको अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। मुश्किल तो रहेगा आपके लिए स्टेनो करना, अगर 3-4 महीने में कर सकते हैं तो आपने कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है। अगर ऐसे विद्यार्थी जिनके इतने मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपने 3-4 महीनों में स्टेनो कर लिया तो सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा, और ये जो पोस्ट है ये होती भी काफ़ी अच्छी है और इसका ग्रेड पे भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपके इस रेंज में मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर कर इसको कैसे भी सीखने की कोशिश कर सकते हैं। आसान नहीं रहेगा, मुश्किल रहेगा, आपको पूरा दिन पूरा समय इसकी तैयारी को देना पड़ेगा, तब जाकर संभावना है कि आप इसके नज़दीक पहुंच पाएँ। और ये विद्यार्थी से विद्यार्थी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से प्रयास किए हैं।
और अगली बात करें, जिनका पहले से ही स्टेनो अच्छी है, मतलब ऐसे विद्यार्थी जिनकी पहले से ही स्टेनो की अच्छी पकड़ है, पारंगत हैं, अगर उनके 110 से 120 प्लस मार्क्स हो रहे हैं तो वो अपनी नियमित प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि इसका जो द्वितीय चरण है, इसका इस परीक्षा में जो मेन रोल है वो द्वितीय चरण स्टेनो की परीक्षा का ही है। तो आपको, क्योंकि आपकी स्टेनो बहुत अच्छी है, तो आपके कम नंबर आते हुए भी आपकी सफलता का जो ग्राफ है वो हमेशा हाई रहेगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। नंबर कम आते हुए भी आपकी सफलता के जो मिलने की जो संभावना है वो बाकी विद्यार्थियों से ज़्यादा है। ऐसे विद्यार्थी जिनकी स्टेनो पहले से ही अच्छी है लेकिन मार्क्स उतने अच्छे नहीं बन रहे, कम हैं, उनका सफलता का होने का ज़्यादा यहाँ पर संभावना रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ सजेशन थे। बाकी हो सकता है कि यह किसी को पसंद आए, किसी को नहीं पसंद आए। ये मेरी निजी और अनुभव पे बेस्ड एक राय थी, जो कि मेरे अनुभव पर आधारित एक राय थी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप मान सकते हैं, बाकी आप अपनी समझ से अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।